हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनलॉक द वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो वीडियो है वो एक नई वीज़ा के बारे में है। जैसे कि आप सबको पता है मेरा नया नया यूट्यूब चैनल है, तो मुझे आपके सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काइंडली मुझे सपोर्ट करें। बात दूसरे चैनल की तरह इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ा के बारे में और अपॉइंटमेंट्स के बारे में इस तरह की वीडियो वगैरह को अपलोड किया करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ कि जो आज की वीडियो है वो भी एक वीज़ा के बारे में है। एक आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ईजी प्रोसीजर है इसका वीज़ा अप्लाई करने का। और अगर इसी वीज़ा के बारे में अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो तो वह आपसे 50,000 से लेकर 1 लाख तक चार्ज कर लेते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपका वीज़ा अप्लाई करने का, जो कि वीज़ा अप्लाई आप ख़ुद भी कर सकते हो। मैं आपको आज की वीडियो में सारा तरीकाकार इसके बारे में बताऊँगा। चलें जी, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। बेसिकली आज जिस कंट्री को हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं वो है थाईलैंड। हम सबको पता है थाईलैंड एक टूरिस्ट एरिया है। पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से बहुत से लोग इधर जाते हैं। और अगर आप लोग फ्रेश पासपोर्ट है तो थाईलैंड उन कंट्रीज़ में से वाहद ऐसा कंट्री है जिनको लोग फ़र्स्ट स्टेप के तौर पे यूज़ करते हैं कि आप इस कंट्री में जाओगे तो आपके भी पासपोर्ट की थोड़ी सी वर्थ बन जाती है। नेक्स्ट इसके बाद आप लोग क्या करोगे, किसी भी शेंजन कंट्री का, यूएस का या यूके का वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप थाईलैंड जाते हो तो आप थाईलैंड से नेक्स्ट कंबोडिया जैसे कंट्री है, या मलेशिया जाते हो वहाँ से कंबोडिया का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, तो उनको वीज़ा जाके थाईलैंड से अप्लाई करना पड़ता है। जैसा कि उसका जैसे स्लोवाकिया एक कंट्री है, स्लोवाकिया आपको पता होगा, स्लोवेनिया जिनकी पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। तो जो पाकिस्तानी सिटीज़न है वो 3 से 4 डिफरेंट कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यूएई का आपके पास ऑप्शन होता है, अज़रबैजान का होता है, इसी तरह फिर कुछ लोग आपको मलेशिया का ऑप्शन होता है, फिर थाईलैंड का होता है। देखिए मैं आपको 4-5 मुल्क इसलिए बताया, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह मुल्क का वीज़ा, किस मुल्क का वीज़ा अप्लाई करो। जैसे लिथुआनिया का पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, वो आप अज़रबैजान से करते हो। इसी तरह समटाइम्स आपको थाईलैंड का वीज़ा इसलिए भी नेसेसरी होता है कि आप किसी और कंट्री का वीज़ा इनके थ्रू अप्लाई कर रहे होते हो इस कंट्री में जाके। तो आपको पहले आप इसका अप्लाई करोगे, देन आप थाईलैंड जाके नेक्स्ट कंट्री का अप्लाई करोगे जिनकी पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं होती। तो ये वीडियो आज के आपको उसके लिए भी कारगर साबित हो सकती है। चलिए जी, आ जाते हैं मेन वेबसाइट पे। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि थाईलैंड ने 1 जनवरी 2025 से ई वीज़ा शुरू कर दिया है। बेसिकली ई वीज़ा होता क्या है? ई वीज़ा एक पेपर वीज़ा होता है जो कि आपको ईमेल पे मिलता है। आपको इसके लिए एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है डॉक्यूमेंट लिख के, क्योंकि डिजिटल दौर है। और ये जो ये जो शेंजन जोन है, जैसे हम यूरोप कहते हैं, ये भी आने वाले टाइम में इन्होंने भी ये बोला है कि ये भी आप वीज़ा ऑनलाइन ई वीज़ा ही अप्लाई किया करेंगे। पासपोर्ट पर स्टैंप वाला सिस्टम, स्टिकर वाला सिस्टम, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ई वीज़ा है। ई वीज़ा होता कैसे है मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का मेरे पास इस तरह का एक पेपर वीज़ा आएगा आपको ईमेल पे। सिंपल इस तरह का होता है, आप इस तरह की इमेज कर लें, वो डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हो, ठीक है। इस तरह का एक पेपर वीज़ा होता है जो आपको प्रोसेसिंग के बाद अगर आप वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको ईमेल पे वीज़ा आ जाता है। तो जस्ट आपने इसको प्रिंट करवाना है, तो फिर आपने अपनी टिकट बुक करवानी है। आप उस कंट्री में जाओगे, जिधर भी आपको इमिग्रेशन पे आपने सिर्फ वो पेपर दिखा देना है, वो आपके पास वीज़ा ही होता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद चले जी, आ जाते हैं मेन वेबसाइट पे। मैं थाईलैंड की मेन वेबसाइट पे आ गया हूँ, ठीक है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। इधर आपने अपना नाम से सारा पुट करना है, आपका फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, नेशनलिटी, नंबर, ईमेल वगैरह सारा कुछ करने के बाद कैप्चा, ये सारा वर्ड आपने लिखने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है और आपका अकाउंट जो हो जाएगा वो बन जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा तो आपको ईमेल चली जाएगी। आपने ईमेल के ज़रिए इसको एक्टिवेट भी कर लेना है। आपने इसको एक्टिवेट भी कर लेना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा, आगे जाके मैं अपना क्या करूँगा, पासवर्ड वगैरह लगाऊँगा। ये देखें मैंने आपको दिखा दिया है, मैंने थोड़ी सी अपनी ईमेल को रिमूव किया है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। इस तरह की मेरी ईमेल होगी, ठीक है। मैंने पासवर्ड आपको वैसे ही हाइड किया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे कैप्चा लेके साइन इन करूँगा, तो मैं मेन जो पोर्टल है थाईलैंड का उस पर लॉगिन हो जाऊँगा। चलिए जी, मैं लॉगिन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। चलें जी, मैं जैसे मैंने आपको बताया था मैं लॉगिन हो गया हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को डैशबोर्ड समझा देता हूँ। जब हम लोग वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर लेंगे तो आपको इस जगह पे हमारा वीज़ा आएगा, जिसमें मेरा कर्सर है माउस का। इस जगह पे हमें पता चल जाएगा हमने वीज़ा कब अप्लाई किया है, स्टेटस वगैरह आपको यहाँ से पता चल जाएगा, इन प्रोसेस है, सबमिट है, कैसा है। नेक्स्ट टाइम जब आप इधर आओगे तो आप इधर से चेक करोगे, या व्यू ऑल एप्लीकेशंस पे भी जाके आपको पता चल जाएगा कि आज तक आपने कितनी एप्लीकेशनें सबमिट कर दी हैं, कितनी पेंडिंग में है, कितनी आप डाउनलोड का मतलब ये होता है फिल करने के बाद कोई फॉर्म आप डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है।
सारा कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। ऊपर इसके जो स्टेप्स हैं जो हम एक करके सारे फिल करेंगे। चलें जी जल्दी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अप्लाई न्यू वीज़ा पे क्लिक करूँगा। करने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। पाकिस्तान इंडिया जो भी है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पाकिस्तान है। लोकेशंस क्या है, करंट लोकेशन मैं फिर भी कहता हूँ मैं पाकिस्तान में ही हूँ। अप्लाई किधर करना है, आपने यहाँ से कोई ना कोई चूज़ करना है, ठीक है। आपने उसके बाद क्या करना है, मैं आ जाता हूँ नीचे। नीचे आने के बाद मैं कहता हूँ मेरा पासपोर्ट, मोस्टली एक चीज़ बता दूँ, जो हमारे पास नॉर्मल पासपोर्ट होता है पाकिस्तानीज़ के पास, नॉर्मल लोगों के पास वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने वीज़ा कौन सा अप्लाई करना है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। सारे वीज़ा डिफरेंट तरह के हैं, मैंने कौन सा करना है, मैं टूरिस्ट वीज़ा विजिट के लिए अप्लाई करूँगा। मैं इसको सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया वो नीचे पर्पज़ पूछ रहे हैं कि आपका पर्पज़ क्या है। तो पर्पज़ डिफरेंट तरह के पर्पज़ हैं। आप मेडिकल के लिए जा रहे हो, मैं कहता हूँ कि जी मैंने क्या करना है, मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ। टूरिज़्म ये होता है कि मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ, सिंपल वर्डिंग में, ठीक है। ये पोर्टल थोड़ा सा आपको स्लो नज़र आएगा, तो आपने घबराना नहीं है कि शायद आपकी एप्लीकेशन फिल नहीं हो रही। देखा मैंने क्लिक किया, वो अभी जाके वो उसने उस चीज़ को पिक किया है। नंबर ऑफ़ एंट्रीज ये होता है कि आप कितनी दफ़ा जाना चाह रहे हो। अगर आप फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आपका पासपोर्ट फ्रेश है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिंगल करें। एक तो इसकी फ़ीस थोड़ी है, दूसरा आपके वीज़े के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सिंगल का मतलब ये होता है कि आप एक दफ़ा थाईलैंड जाओगे और कुछ दिन रहोगे, बेसिकली 3 मंथ्स का वीज़ा होता है। उसके बाद जब दिल किया आपने वापस आ जाना, बस ख़त्म। मल्टीपल का ये होता है कि आपके पास 6 मंथ्स का वीज़ा होता है, इसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। आप 6 मंथ के अंदर जितनी दफ़ा मर्जी आएँ और जाएँ, लेकिन स्टार्ट पे मैं अगर रिकमेंड करूँगा कि आप सिंगल ही करें। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूँगा मुझे नेक्स्ट पेज पे ले आएगा। सबसे पहले वो मुझे यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपनी फ़ोटो को अपलोड करूँ, ठीक है। मैं जल्दी से अपनी फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। चलें जी, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन जल्दी से फिल कर ली है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना क्या करना है, अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, आपने इनको फॉलो करना है। हर पिक्चर को एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ वाइट कहते हैं, कुछ ब्लू कहते हैं, तो आपने उस हिसाब से इसको अपलोड करना है। इस जगह पे आप क्या करोगे, अपना पासपोर्ट को अपलोड करोगे। चले जी, मैं अपना कोई जल्दी से कोई ना कोई पुराना पासपोर्ट अपलोड कर देता हूँ। मैंने वो कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, आपकी सारी बेसिक डिटेल्स हैं। टाइटल, आपका जेंडर क्या है, नाम शाम आ जाता है, फ़ोन नंबर, नेशनलिटी क्या है, किधर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में क्या है, अभी आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट का नंबर क्या है, कहाँ से इशू हुआ है, पाकिस्तान से हुआ है, उसकी एक्सपायरी और वैलिडिटी क्या है, मैंने वो लिखा है, ये आपके पासपोर्ट पे लिखी होती है। उसके बाद क्या कर लेना है, मैंने नीचे मेरा होम एड्रेस का पूछ रहे हैं, मैं किधर अभी रह रहा हूँ, मैंने वो लिख दिया, XYZ ये फ़लाँ ये लिखा हुआ है कि अगर आपका होम एड्रेस डिफरेंट है और अभी आप कहीं और रह रहे हो तो आप नो पे क्लिक करोगे। मेरे केस मैंने लिखा है कि मेरा वही होम एड्रेस है, मैं इधर ही रहता हूँ, मैंने वो लिख दिया। अब करते क्या हो, आप बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉयर हो, स्टूडेंट हो, अनएम्प्लॉयड हो, क्या हो। मैंने लिखा कि मैं तो बिजनेसमैन लिख दो, या जो भी आपका स्टेटस आपने वो लिखा। मैंने लिखा मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं जॉब करता हूँ। किधर कंपनी, मैंने कंपनी का नाम लिखा। सैलरी क्या है आपकी, एनुअली होता है साल की, तो मैंने फ़िलहाल के लिए सबसे कम ये सिलेक्ट किया है। मैंने कहा कि मेरी $20,000 से कम है। सबसे पहले मैं इसको सेव करूँगा ताकि मेरा डाटा ज़ाया ना हो, फिर मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, सबसे पहले वो पूछ रहा है आपकी डेट क्या है, इंटेंडेड कहते हैं आने का प्लान क्या है। कभी भी जब आपने वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना होता है तो कम से कम आप ऐसा कीजिए, अगर 2 मंथ्स बाद का करें, 2 मंथ नेक्स्ट का करें। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 30 जुलाई को, तो मैं इनको क्या बोलूँगा कि मैंने कब ट्रैवल करना है, मैंने 1 अक्टूबर को करना है। जैसा कि अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर, मैं बोलूँगा मैंने 1 अक्टूबर को ट्रैवल करना है, 2 मंथ्स बाद का, क्योंकि वीज़ा आपका लेट भी हो सकता है। नॉर्मली एम्बेसी 14 दिन का टाइम लेती है, 14 दिन के अंदर 2 वीक्स के अंदर आपको वीज़ा कर देती है। चले जी, मैं क्या करता हूँ, ये देखें आपने, मैंने आपको जस्ट बताया ना 3 मंथ्स का लिखा हुआ है कि आप कम से कम 3 मंथ्स का बताएं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आपको वीज़ा 1 मंथ के अंदर मिल जाता है, तो मैं 2 मंथ ही लिखूँगा। चलें जी, सॉरी मैं इसको 27 क्यों कह रहा हूँ, मैं इसको कहता हूँ जी मैंने ट्रैवल करना है 2 अक्टूबर को, और मेरा डिपार्चर की डेट क्या है, ठीक है। मैं आपको पहले ये भी बता देता हूँ ये क्या चीज़ होती है। चलें जी, मैंने इसको भी फिल कर लिया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जल्दी से। इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल ये होता है कि आपने थाईलैंड आना कब है। मैंने लिखा है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने 2 मंथ्स आगे का लिखा है। आज 30 जुलाई है, 30 जुलाई है, तो मैंने लिखा है मैंने 2 अक्टूबर को ट्रैवल करना है। मैं कहता हूँ मैं फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान से करना है, लाहौर से, इस्लामाबाद से, जहाँ से मर्ज़ी करना है, या इंडिया से जहाँ से मर्ज़ी करना है। जो उसकी डेट है वो 2 अक्टूबर है। और उसका लिखा डिपार्चर का मतलब ये होता है कि आपने थाईलैंड को लीव कब करना है, आपने वापस कब आना है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि नॉर्मली 3 मंथ्स का वीज़ा होता है, जो मैं सिंगल एंट्री में वही अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा कि मेरे लिए 10 दिन बहुत है, आपने यहाँ से कोई डेट चूज़ कर लेनी है। आप 2 वीक्स मेरे ख्याल में बहुत होते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, 2 या 3 वीक्स जितना मर्ज़ी लिखें। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग जब वीज़ा अप्लाई करो
तो 2 वीक से ज़्यादा लिखें। जब आपको वीज़ा मिल जाए आप थाईलैंड चले जाओ, तब आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप 2 महीने रह लें, 1 मंथ रह लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वीज़ा अप्लाई करते हुए 2 वीक से ज़्यादा लिखें। मैंने लिखा है कि मुझे 2 वीक्स रहने हैं। फिर ये है कि आपने ट्रैवल कहाँ से करना है, मैं पाकिस्तान से करना है, कैसे करना है, मैंने जहाज़ पे करना है, क्योंकि लैंड और सी तो कोई पाकिस्तान के साथ इसका है ही नहीं। फिर उसके बाद मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मैंने कमर्शियल नॉर्मल फ़्लाइट पे करना है, चार्टर्ड या प्राइवेट मेरे पास है ही नहीं। फ़्लाइट नंबर ये होता है, आप जब भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो तो हमें एक इटनरी देनी पड़ती है। अब इटनरी क्या होती है, जब बेसिकली एक डमी रिजर्वेशन होती है। एम्बेसी को बताना पड़ता है कि यार मैंने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है, ये मेरी फ़्लाइट नंबर होगी, इतने बजे फ़्लाइट नंबर लिखा होता है। मैं आपको आने वाले दिनों में उस पर भी एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा कि आपने वो कैसे बनानी है, ठीक है। तो अगर आप मेरी मदद से भी बनाना चाह रहे हो, हमारी हेल्प करना मेरी, तो आप, मैं नीचे इसकी ईमेल दे दूँगा, आप मेरे हमसे ईमेल के जरिए रब्ता कर सकते हैं। हम भी आपके बिहार पे आपका वीज़ा अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रिपेयर करके। उसके बाद फ़्लाइट नंबर आपकी रिजर्वेशन पे लिखा होता है, मैंने वो लिख दिया। ये मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, ये आपके डमी रिजर्वेशन जिसे कहते हैं, कंप्लीट जिसे पक्की फ़्लाइट कहते हैं, फाइनल बुकिंग पे नहीं करवानी है आपने। ये आप किसी भी, हम उसके पास जाओगे, एजेंट्स के पास, जो हज उम्रा वाले पाकिस्तान में, इंडिया में जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, ये आपसे 1500 से 3000 या 4000 यूरो तक चार्ज करते हैं। डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। ये आपको एक डमी रिजर्वेशन बना देते हैं, उसके ऊपर फ़्लाइट नंबर लिखा होता है। ये जस्ट एक एम्बेसी का डॉक्यूमेंट है जो हमने शो करवाना होता है। मैंने उसका नंबर लिख दिया। उसके बाद पूछ रहे हैं मैं कभी थाईलैंड नहीं गया, मैंने कभी वीज़ा नहीं अप्लाई किया, मैं कभी ग्रुप के साथ ट्रैवल नहीं किया, मैं नो कर दिया। अगर आप गए हो तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, मैं रहूँगा किधर थाईलैंड में। तो मैंने यहाँ पे होटल का नाम लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने होटल की बुकिंग, मैं आपको आने वाले दिनों में उसके भी वीडियो का बताऊंगा कि आपने होटल की बुकिंग कैसे करनी है। उसकी भी हमें स्टार्ट पे कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हमारे पास बुकिंग होगी, मैं आपको बताऊंगा। हमने वो बुकिंग की सारी डिटेल लिखनी है। मैंने कहा जी ये मेरा होटल का नाम है, ये स्ट्रीट है, ये भी आपकी बुकिंग पे लिखा होता है। सिटी किधर जाना है, मैंने बैंकॉक जिनका कैपिटल है थाईलैंड का, मैंने उधर ही जाना है। उसका सिटी डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये भी आपके उस पर लिखा होता है, आपके बुकिंग पे लिखा होगा सारी डिटेल। आपके एड्रेस मैंने ये चूज़ कर लिया, ये ऑटोमेटिकली आ गया। पोस्टल कोड, नंबर होटल वालों का जिनके पास आपने रुकना है, ये भी उसके ऊपर लिखा होता है। कितने दिन रहना है, मेरी 10 दिन की, जैसा कि मेरी बुकिंग है तो मैंने 10 दिन का स्टे लिखा है। इसके अलावा मैं कहीं और नहीं रहूँगा, मैं सिर्फ इधर ही रुकूंगा, तो इसलिए मैंने 10 दिन सेलेक्ट किया। मैं सबसे पहले इसको सेव करता हूँ, फिर नेक्स्ट आ जाता हूँ, जो कि सबसे आखिरी पार्ट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, हमने पीछे कर दिया था। फिर आपने क्या करना है, अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है जो 6 मंथ पुरानी ना हो, मैंने वो भी कर दी है। फिर उसके बाद क्या है, आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कि आप करंट लोकेशन पे रह रहे हो, ठीक है। जैसा कि हम पाकिस्तान में हैं, ठीक है, आप बेशक अपना डोमिसाइल में अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे मैं अपना आईडी कार्ड भी कर सकता हूँ। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं जॉब का ही बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर लेके अपलोड कर दूंगा, वो बताएं, वो उस पर लिखा होता है कि फ़लाँ बंदा हमारे अंडर काम कर रहा है, और जगह का नाम शाम सारा लिखा होता है। जगह से मतलब यही होता है कि पाकिस्तान का लिखा होगा, मैं वो अलग कर सकता हूँ। ट्रैवल बुकिंग वही होती है जो मैंने आपको पीछे बताई है, डमी रिजर्वेशन जिसे कहते हैं, हम वो अपलोड करेंगे। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। हम तो होटल में रहेंगे, हमें कोई इनवाइट नहीं कर रहा, मैं वो अपलोड कर दूंगा जो मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है लास्ट 3 मंथ्स की, ठीक है। वो इतनी होनी चाहिए, ये बहुत ही कम है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ ये पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी बनती है, हम अभी देख लेते हैं। 20,000 थाई बाट जो उनकी करेंसी है उसका बताया उन्होंने। चलें जी पाकिस्तान की सबसे पहले देखते हैं। सॉरी, ये तो इसके मुताबिक है नहीं, मैंने पाकिस्तान देखना है। मेरे ख्याल में ये बड़ी मुश्किल से कोई 1.5 से 2 लाख बनती है, जो कुछ भी नहीं है। देखें जी, मैंने आपको बोला था 1.5 से 2 लाख तकरीबन इतनी बनती है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा शो करवा सकते हो, करवानी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने इतनी करवानी है। इतनी है तो ठीक, वरना हम आपको रिकमेंड यही करूँगा, आपने ज़्यादा से ज़्यादा करवानी है। आपके पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख जितनी आपके पास इजीली हो सकती है, आपने वो करवानी है। उसको स्कैन करना है, लास्ट 3 मंथ्स की होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपने क्या लगाना है कि अगर आपके पास कोई बैंक की डिटेल, आपके पास कोई जॉब का लेटर है, मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप वो भी लगाएं। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का भी आपके पास लेटर होगा, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब का भी एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा। कुछ भी करते हैं तो आप साथ इसको मर्ज करके वो भी अटैच करें, नहीं है तो ठीक है खाली छोड़ दें। सिंपल से 6 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट करके कंटिन्यू करना है। आगे जाएंगे, आगे जाके हमने फ़ीस पे करनी है, जो कि इसकी फ़ीस है, फ़ीस भी देख लेते हैं। ऑनलाइन फ़ीस पे करनी है आपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। उसके बाद क्या होगा, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एम्बेसी 14 दिन का टाइम लेती है। ये PDF है जो उन्होंने
कुछ टाइम पहले बताया था कि ई वीज़ा स्टार्ट कर सकते हो, कैसे कैसे अप्लाई करना है आपने, सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। 14 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है। आप स्टेटस भी इसी पोर्टल पे आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको वीज़ा मिल जाना है, सिंपल प्रिंट करवाना है, टिकट करवानी है, आप थाईलैंड जा सकते हो। उसके बाद एक चीज़ बता दूँ, फ़ीस का, जो मैंने आपको फ़ीस के बताया हुआ है, जो इसकी फ़ीस है, हमने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, वो पाकिस्तानी रुपए में 13,000 रुपये फ़ीस है। पाकिस्तानी करेंसीज़ की 13 और इंडियन आई थिंक सो 3,000 से 4,000 बनती है। इसकी फ़ीस है 3 मंथ्स की सिंगल एंट्री वीज़ा की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मल्टीपल नहीं, मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता। मल्टीपल की 65,000 इसकी फ़ीस है, लेकिन ये मल्टीपल और 6 मंथ्स का वैलिड है। बाकी नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा वो आप लोगों के लिए है ही नहीं, वो होता है स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर कोई लंबे स्टे के लिए, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैं आपको रिकमेंड वो 13,000 आपने अप्लाई करना है, जो कि कुछ भी नहीं है। 30,000 में थाईलैंड का ऑप्शन, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा दरवाजे खोल सकता है, कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। हमने इसको पे करना है। पे आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। अगर मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि आप लोग हमारी सर्विसेज भी ले सकते हो। अगर आप लोग हमारी वजह से वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो, हम आपको ईच एंड एवरीथिंग से, हर तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। ये तो था वीडियो आज की थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करने की। उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊँ, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का मसला ना हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।